Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic the pace of industrial change of class 10th history chapter number 4. So इस सेक्शन के शुरुआत में एक क्वेश्चन पूछा गया है हाउ रैपिड वाज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी वो कितनी तेज थी, उसकी क्या स्पीड थी, ठीक है, कितनी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी। तो ये चीज है हम जो कि हमें जाननी है। उसके बाद दूसरा सवाल जो है डज इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन ओनली द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज। तो ये सवाल जो है चैप्टर में पहले भी हमने किया था और इसका कहीं ना कहीं हमें आंसर मिल चुका है। सो क्वेश्चन है कि क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होना है। तो ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से सिर्फ फैक्ट्रीज के होने का मतलब, फैक्ट्रीज की ग्रोथ का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। ठीक है, हमने ये चीज पहले सेक्शन में देखी थी कि किस तरीके से जब मर्चेंट्स जो हैं टाउन से निकल के वो कंट्री साइड वाले जगह पे जाने लगे और वहां पे उन्होंने जो पेजेंट्स हैं, आर्टिशंस हैं, उनसे जब प्रोडक्शन करवाई तो एक तरीके से वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। वहां पे भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रही थी बट फैक्ट्रीज नहीं थी। तो बिना फैक्ट्री के ग्रोथ के भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हम कह सकते हैं। तो डिपेंड करता है कितने बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कितने ज्यादा लेवल पे बन रहे हैं, तो वो भी एक फैक्टर है जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में कंसिडर किया जाता है। तो इसमें हम मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे इसके स्पीड को लेकर कि क्या पेस था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो उसके लिए 4 यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं जिससे हमें ये समझ आता है कि किस तरीके से, कितनी तेजी से और कितने धीमे इंडस्ट्रियल चेंजेस आ रहे थे। तो पहला जो पॉइंट है वो ये बताता है कि द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वर क्लियरली कॉटन एंड मेटल। सो जो ब्रिटेन में ज्यादा डायनामिक इंडस्ट्रीज थी, डायनामिक क्या होता है, जो चीज चेंज होती रहती है उस चीज को डायनामिक कहते हैं। तो ब्रिटेन में ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली या ज्यादा तेजी से जिनमें बदलाव आ रहा था वो इंडस्ट्रीज कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्रीज थे। अब बहुत तेजी से जो है कॉटन ग्रो कर रहा था फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में। सो 1840s तक जो कॉटन इंडस्ट्री है उसने बहुत तेजी से ग्रो किया और वो एक तरीके से नंबर 1 इंडस्ट्री बना रहा जो कि ग्रो कर रहा था। और सेकंड पे था मेटल। आफ्टर दैट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लेड द वे। और 1840s के बाद जो है सिनेरियो चेंज होता है और मेटल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो टॉप की इंडस्ट्री बन जाती है और सेकंड नंबर की कॉटन इंडस्ट्री हो जाती है। With the expansion of railways in England from the 1840s and in the colonies from the 1860s, the demand for iron and steel increased rapidly. तो हुआ क्या कि अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्यों टॉप की इंडस्ट्री बन गई, क्यों वो फर्स्ट नंबर पे आ गई इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ की, जो सबसे तेजी से ग्रो कर रही है। तो हुआ क्या कि इंग्लैंड में 1840s से रेलवेज का एक्सपेंशन होना शुरू हो गया। वहां पे जो रेलवेज है वो डेवलप होनी शुरू हो गई। अब रेलवेज बनानी है तो उसके लिए पटरियां बिछानी होंगी, रेलवे के जो वैगन्स है वो बनाने होंगे और उन सब में क्या लगेगा, उन सब में मेटल लगेगा। तो रेलवेज के एक्सपेंशन की वजह से मेटल की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके साथ साथ 1860s से क्या हुआ, काफी ज्यादा कॉलोनाइजेशन बढ़ गया। मतलब कि जो इंग्लैंड है ये दूसरे देशों में जाके अपनी कॉलोनी बनाने लग गए। तो वहां पे भी क्या हुआ, ये लोग ग्रोथ कर रहे थे, वहां पे भी ये लोग एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहे थे अपने फायदे के लिए। तो उस वजह से भी वो जो कॉलोनीज हैं वहां पे जो ब्रिटिशर्स या ये जो वेस्ट के लोग थे वो ऑपरेट कर रहे थे, तो इधर से भी आयरन एंड स्टील की डिमांड आने लग गई। तो एक तो खुद इंग्लैंड में आयरन एंड स्टील की डिमांड बढ़ गई, किस वजह से, रेलवेज की वजह से। दूसरा जो कॉलोनीज थी वहां पे भी आयरन एंड स्टील की जो डिमांड है वो बढ़ गई और इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब इस चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो फिर उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन भी बढ़ती है और जब प्रोडक्शन बढ़ी तो मतलब वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। By 1873, Britain was exporting iron and steel worth about 77 million pound, double the value of its cotton export. अब आयरन एंड स्टील की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि 1873 आते आते ब्रिटेन में 77 मिलियन पाउंड का एक्सपोर्ट हो रहा था आयरन एंड स्टील का। मतलब कि ब्रिटेन दूसरे देशों को आयरन एंड स्टील बेच रहा था और इसकी कीमत क्या थी, लगभग 77 मिलियन पाउंड। और ये जो क्वांटिटी है या ये जो अमाउंट है वो कॉटन एक्सपोर्ट जो है, कॉटन इंडस्ट्री टॉप पे हुआ करती थी। अब क्या हुआ है, धीरे धीरे करके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है टॉप पे आ चुकी है, कॉटन इंडस्ट्री सेकंड नंबर पे आ गई है। और जो आयरन एंड स्टील है वो टॉप पे भी इतना हो गई है कि वो कॉटन एंड
जो कॉटन इंडस्ट्री है उसका डबल एक्सपोर्ट कर रही है। जितना कॉटन इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर रही है उससे डबल मात्रा में आयरन एंड स्टील जो है एक्सपोर्ट हो रहा है ब्रिटेन के द्वारा। तो पहला पॉइंट था ये, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहा था। पहले कॉटन जो है वो मतलब शुरुआत में दो जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी, कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्री। तो कॉटन जो है वो टॉप पे थी। कब तक? 1840s तक। बट 1840s के बाद क्या हुआ, रेलवेज की एक्सपेंशन होने लग गई इंग्लैंड में। इसके साथ साथ 1860s के बाद से जो कॉलोनीज हैं वहां पे डिमांड जो है आयरन एंड स्टील की बढ़ गई। तो इस बढ़ती हुई डिमांड की वजह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने सरपास कर दिया कॉटन इंडस्ट्री को और टॉप की इंडस्ट्री बन गई। तो ये था जो हमने पेस्ट देखा कि किस तरीके से चेंज हो रहा है। सेकंड जो पॉइंट है, द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। अब देखो ये जो नई इंडस्ट्रीज आई हैं, ऐसा तो नहीं था कि इनसे पहले कोई कुछ प्रोडक्शन होती ही नहीं थी। इनसे पहले भी प्रोडक्शन होती थी, बट वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी। उनमें पुराने तरीके से जो सामान है वो प्रोड्यूस किया जाता था, बनाया जाता था। तो ये जो नई इंडस्ट्रीज आई हैं वो बहुत ही आसानी से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को तबाह नहीं कर पाई। मतलब कि ये नई इंडस्ट्रीज एक तरफ आ रही थी, बट दूसरी तरफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज अभी भी चल रही थी। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है मतलब पुराने तरीके से जो चीजें बनाई जाती थी वो अभी भी चल रही थी। और ये जो नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं जिसमें बहुत ज्यादा मशीन्स और इन सब का इस्तेमाल हो रहा है, ये दूसरी तरफ काम कर रहे थे। तो नई इंडस्ट्रीज की वजह से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इजीली डिस्प्लेस नहीं हो पाई, बर्बाद नहीं हुई। सो 19th सेंचुरी के एंड तक भी जो टोटल वर्कफोर्स थी उसका सिर्फ 20% जो हिस्सा है, 20% जो वर्कफोर्स है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वॉल्व थी। मतलब कि अभी भी 80% जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में थे और सिर्फ 20% जो लोग हैं वो एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे थे। Textile was a dynamic sector, but a large portion of the output was produced not within factories but outside, within domestic units. अब टेक्सटाइल जो है वो एक तरीके से बहुत ही डायनामिक सेक्टर है। डायनामिक मतलब अगेन जो चेंज होता रहता है, जो मतलब जिसमें कंटिन्यूसली बहुत तेजी से बदलाव आते रहते हैं। अब इतने डायनामिक सेक्टर होने के बावजूद भी टेक्सटाइल का जो ज्यादातर आउटपुट प्रोडक्शन था वो फैक्ट्रीज में नहीं हो रहा था, बल्कि ज्यादातर जो प्रोडक्शन है वो डोमेस्टिक यूनिट से आ रहा था। मतलब घरों में बैठ के जो लोग प्रोड्यूस कर रहे थे ना, तो वहां से आ रहा था। और ये बात हो रही है कहाँ की? 19th सेंचुरी के एंड तक की। 19th सेंचुरी के एंड तक भी क्या हो रहा था, ज्यादातर लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व थे, वहां पे काम कर रहे थे। और टेक्सटाइल अगर इंडस्ट्री की बात करें तो ज्यादातर जो प्रोडक्शन है वो आज भी जो डोमेस्टिक यूनिट्स है वहां से आ रही थी, ना कि फैक्ट्रीज से। तो इस पॉइंट से हमें क्या देखने मिलता है कि जो एक्सेप्टेंस है एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर की वो बहुत स्लो है। ऐसा नहीं था कि अचानक से सारे लोग जो है वो जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनमें जाके काम करने लग गई। ऐसा नहीं था सारे जो लोग हैं उन्होंने अपनी डोमेस्टिक यूनिट्स बंद करके फैक्ट्रीज सेटअप करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था, सब कुछ धीरे धीरे हो रहा था। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? द पेस ऑफ चेंज इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वाज नॉट सेट बाय steam powered cotton or metal industries, but they did not remain entirely stagnant either. अब देखो जो चेंजेस आ रहे थे स्टीम पावर्ड कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्रीज में, मतलब जिस तरीके से ये जो स्टीम से चलने वाली जो कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्रीज हैं वो जिस तरीके से बदलाव ला रही थी, इस बदलाव से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुई। स्टीम पावर्ड कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज की वजह से जो पेस है, जो बदलाव का पेस है, वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में नहीं बदला, बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ। ऐसा होता है ना कि मतलब अगर एक पर्सन चेंज हो रहा होता है तो उसको देख के दूसरा पर्सन भी अपने आप को चेंज होने की कोशिश करता है कि भाई मैं भी तेजी से बदलूं। बट ये चीज ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में नहीं थी। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो है वो देख रही थी कि हाँ स्टीम पावर्ड कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्रीज जो है बहुत बड़ा बिजनेस कर रही हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला रही हैं। बट उनको देख के ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रही थी, वो अपने ही स्पीड से चल रही थी। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो एकदम ही रुकी हुई थी। मतलब कि जैसा मैंने बोला वो अपने स्पीड से चल रही थी, वो एकदम थमी हुई भी नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि वो बस एकदम सब कुछ एकदम रुकी हुई हैं, कोई इनोवेशन नहीं कर रही, कोई बदलाव नहीं कर रही, जैसे सब कुछ चल रहा है वैसे ही चलने दे रही हैं, ऐसा भी नहीं था। मतलब ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में बदलाव तो आ रहे थे बट उतनी तेजी से नहीं आ रहे थे जितनी तेजी से स्टीम पावर्ड कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज में आ रहे थे।
Seemingly ordinary and small innovations were the basis of growth in many non-mechanized sectors such as food processing, building, pottery, glasswork, tanning, furniture making and production of implements. तो हो क्या रहा था, जो बहुत सारे नॉन मैकेनाइज्ड वर्क थे, नॉन मैकेनाइज्ड मतलब जिसमें बहुत मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता है, तो जो नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर्स थे जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो गया, बिल्डिंग, पॉटरी, यहाँ पे क्या है, अभी तक मशीनीकरण बहुत ज्यादा नहीं हुआ था। तो ये वाले जो सेक्टर्स हैं, जो नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर हैं, यहाँ पे भी क्या हो रहा था, प्रोडक्शन धीरे धीरे करके बढ़ रही थी, ग्रोथ हो रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी स्मॉल इनोवेशंस लाई जा रही थी, छोटे छोटे आविष्कार यहाँ पे लाए जा रहे थे। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया था, बट छोटे छोटे इनोवेशंस की वजह से नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर्स जो है वो ग्रो कर रहे थे। बहुत तेजी से नहीं कर रहे थे, बट ग्रो कर रहे थे। चौथा जो पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, जो तकनीकीकरण है, वो बहुत ही धीरे धीरे आया। दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। तो मतलब ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ सब लोगों ने नई टेक्नोलॉजी अपना ली। जितना भी इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है वो सबके सब जो है टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने लग गए। ऐसा अचानक से नहीं हुआ था। ये जो चीज है, जो टेक्नोलॉजी है, वो धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट की। न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एक्सपेंसिव। जो नई टेक्नोलॉजी है, नई मशीनें आ रही थी, नई तकनीकें आ रही थी, ये जो है बहुत ज्यादा महंगी थी। और जो मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियल्स थे वो बहुत ही ज्यादा फूक फूक के कदम उठाते थे मशीनों को लेकर, नई टेक्नोलॉजी को लेकर। मतलब ऐसा नहीं होता था वो आंख बंद करके नई टेक्नोलॉजी पे पैसा खर्च कर देते थे। वो बहुत ही सोच समझ के नई टेक्नोलॉजी पे पैसा लगाते थे, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा लगता था, नई टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होती थी, और अगर कोई मशीन खराब हो जाए तो उसको रिपेयर कराना भी बहुत ज्यादा कॉस्टली था, बहुत ज्यादा महंगा था। तो इसीलिए जो मर्चेंट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बहुत ही सोच समझ के टेक्नोलॉजी पे खर्च कर रहे थे। They were not as effective as their inventors and manufacturers claimed. अब हो क्या रहा था कि जो मशीनें आ रही थी इस दौर पे, वो उतनी इफेक्टिव नहीं थी जितने कि उनके इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स क्लेम करते थे। मतलब जो इन मशीनों को बनाने वाले हैं, इन्वेंटर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कहते थे ये मशीन बहुत अच्छा काम कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। बट जब मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट एक्चुअली उस मशीन को खरीदते थे और उस मशीन पे काम करते थे, तब उन लोगों को वो रिजल्ट देखने नहीं मिलते थे। तो इसीलिए एक हिचकिचाहट थी शुरुआत में मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में कि क्या हमें नई टेक्नोलॉजी पे खर्च करना चाहिए, क्योंकि इनको बनाने वाला तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बट जब हमने खरीद के देखी एक आध मशीन तो हमें पता चला कि ये इतना कुछ काम तो कर नहीं रहा जितना कि हमें बोला गया था। तो इनके मतलब अब मन में डाउट सा होता था कि क्या हमें इतना खर्च करना चाहिए, क्या हमें नई मशीनें खरीदनी चाहिए। सो कंसिडरिंग द केस ऑफ स्टीम इंजन, तो स्टीम इंजन का एग्जाम्पल लेते हैं। So James Watt improved the steam engine produced by Newcomen and patented the new engine in 1781. तो जेम्स वॉट ने क्या किया? जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को इम्प्रूव किया। वो स्टीम इंजन जो कि शुरुआत में न्यू कॉमन ने बनाया था, तो न्यू कॉमन के द्वारा बनाए गए स्टीम इंजन को इम्प्रूव किया, उसको बेहतर बनाया जेम्स वॉट ने। और जेम्स वॉट ने ये जो बेहतर वर्जन निकाला था, इसको उन्होंने पेटेंट करा लिया 1781 में। पेटेंट का मतलब उसके एक तरीके से एक्सक्लूसिव राइट आपके पास आ गई कि सिर्फ आप ही वो मशीन बना सकते हो, आप ही वो स्टीम इंजन बना सकते हो, कोई और आपसे बिना पूछे, आपकी परमिशन के बिना नहीं बना सकता। सो हिज इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन मैन्युफैक्चर्ड द न्यू मॉडल। और जेम्स वॉट के जो फ्रेंड हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन, उन्होंने एक और नया मॉडल बनाया स्टीम इंजन का। बट काफी सालों तक मैथ्यू बोल्टन का ये जो नया स्टीम इंजन का मॉडल आया, ये कोई खरीद नहीं पाया। मतलब लोगों के बीच में हिचकिचाहट थी, इतने आसानी से नई मशीनों को लोग नहीं खरीद रहे थे। एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th century, there were no more than 321 steam engines all over England. सो 19th century के शुरुआत में पूरे इंग्लैंड में मुश्किल से 321 स्टीम इंजन्स थे। इन 321 में से 80 जो है वो कॉटन इंडस्ट्रीज में लगे हुए थे। कॉटन इंडस्ट्रीज जो है वो स्टीम इंजन को यूज कर रही थी, तो सिर्फ और सिर्फ 80 स्टीम इंजन थे कॉटन इंडस्ट्री में। वुल इंडस्ट्री में सिर्फ 9 स्टीम इंजन लगे हुए थे, और बाकी जो बचे हुए स्टीम इंजन्स थे वो माइनिंग, कैनाल वर्क्स एंड आयरन वर्क्स में लगे हुए थे। तो इन जगहों पे ये 321 स्टीम इंजन्स जो है वो यूज किए जा रहे थे। स्टीम इंजन्स वर नॉट यूज्ड इन एनी ऑफ द अदर इंडस्ट्री टिल मच लेटर इन द सेंचुरी। और 19th सेंचुरी के काफी आखिर तक भी
जो स्टीम इंजन है वो बाकी किसी दूसरी इंडस्ट्री में यूज नहीं किए जा रहे थे। मतलब कॉटन इंडस्ट्री, वुल इंडस्ट्री, माइनिंग, कैनाल वर्क्स एंड आयरन वर्क्स, इनके अलावा मुश्किल ही कोई ऐसी इंडस्ट्री होगी जो कि स्टीम इंजन को यूज कर रही थी। तो मतलब ज्यादातर इंडस्ट्री स्टीम इंजन नहीं खरीद रही थी, नहीं यूज कर रही थी 19th सेंचुरी के एंड तक भी। So even the most powerful new technology that enhanced the productivity of labor manyfold was slow to be accepted by industrialists। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी स्टीम इंजन जो है वो एक तरीके से बहुत बड़ा आविष्कार था, जिसने कि हमें एक तरीके से मतलब बहुत ज्यादा हेल्प की वर्ल्ड को नई नई टेक्नोलॉजीज लाने में, नई मशीन्स लाने में। तो इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी भी बहुत ही स्लो एक्सेप्टेंस में आ रही थी। इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी जो कि प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा दे रही थी, ऐसी टेक्नोलॉजी को भी एक्सेप्ट करने में लोग हिचकिचा रहे थे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है बहुत स्लो थे स्टीम इंजन को भी एक्सेप्ट करने में, तो बाकी किसी टेक्नोलॉजी से तो हम क्या ही उम्मीद रखें। इसका मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि जो टेक्नोलॉजीज जो हैं वो आ तो रही थी, नए नए जो आविष्कार है वो हो तो रहे थे, बट उनको एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ही धीरे धीरे मिल रही थी। लोग एकदम से नई टेक्नोलॉजी को नहीं अपना रहे थे, थोड़ा टाइम लग रहा था लोगों को नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में। Historians now have come to increasingly recognized that the typical worker in mid 19th century was not a machine operator but the traditional craft person and laborer। तो अभी तक हमने जो भी 4 पॉइंट पढ़े और स्टीम इंजन का एग्जाम्पल देखा, उससे हमें ये समझ आया कि जो नई टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली बहुत टाइम ले रही थी लोगों के जहन में अपनी जगह बनाने में। नई टेक्नोलॉजीज आ तो रही थी, बट उसकी वजह से जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है वो एकदम से खत्म नहीं हुई। अभी भी ज्यादातर लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में थे, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, और अभी भी ज्यादातर जो प्रोडक्शन है वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज से ही निकल के आ रहा था। ठीक है, तो इससे हिस्टोरियंस को अब ये समझ आ गया था कि 19th सेंचुरी में नॉर्मल एक टिपिकल वर्कर जो था वो कोई मशीन ऑपरेटर नहीं था, बल्कि वो ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन एंड लेबरर था। मतलब भले ही 19th सेंचुरी में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने शुरू हो गए थे, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंडस्ट्रीज और स्टीम पावर्ड कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्रीज जो है आ गई थी, बट इस सब के बावजूद भी ज्यादातर लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। तो अगर आप एक आम वर्कर को देखोगे तो ज्यादातर जो वर्कर थे वो अभी भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन एंड लेबरर थे, ना कि मशीन ऑपरेटर थे। तो समराइज करें पूरे उसको 2 लाइन में तो यही है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही थी, टेक्नोलॉजी आ रही थी, नई मशीनें आ रही थी, बट लोग उनको बहुत धीरे धीरे करके एक्सेप्ट कर रहे थे। ज्यादातर लोग अभी भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व थे और ज्यादातर प्रोडक्शन भी जैसे कॉटन की ट्रेडिशनल इंडस्ट्री से ही आ रही थी।